नमस्कार आप सभी का। वॉइस की संविधान संवाद श्रृंखला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट श्री तरुण गुहा नियोगी जी हैं। हमारा जो उद्देश्य रहा है कि संवैधानिक मूल्यों को लेके हमें चर्चा करना है। मुझको लगता है कि बहुत बेहतर समझ एक आपके पास है। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हमारी संविधान संवाद श्रृंखला में आप जॉइन हो और अपनी बात हमारे बीच, हमारे श्रोताओं के बीच, दर्शकों के बीच रखें। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपका परिचय मैं दे दूँ, आप पेशे से रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं और प्रगतिशील लेखक संघ में 1980 से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश राज्य महासचिव प्रगतिशील लेखक संघ में भी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए आपका एक जीवन का अंतराल, एक जीवन का बहुत बड़ा आपका जो अनुभव रहा है, इन्हीं मूल्यों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके रहा है। आपका अभी तक का अनुभव एक हम लोगों को, हमारे श्रोताओं को एक बहुत ही बेहतर समझ दे पाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो संवैधानिक मूल्यों को जैसे हम लेके देखते हैं, तो आम नागरिक के लिए संविधान का सबसे पहला अर्थ क्या होता है? आप क्या समझते हैं संविधान को लेके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी आदमी को आम आदमी नहीं मानता, जी, क्योंकि अगर भारत का संविधान आप देखेंगे तो सभी आदमी उसके लिए खास हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आम नहीं है। जी, जी। लेकिन एक समस्या ये है कि संविधान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए शिक्षा क्षेत्र से लेकर के सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जो संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करनी थी, हुँ, हुँ। वो नहीं हो पाई। जी, आम तौर पे संविधान से लोग कानून को जोड़ देते हैं, जी, जी। लेकिन कानून के लिए तो इंडियन पीनल कोड है, लेकिन संविधान जो है वो भारत देश के लिए एक निर्देशक सिद्धांत, या यूं कहें कि एक सैद्धांतिक मंच है, बिल्कुल। जिससे हम अपने जीवन को परिभाषित करते हैं, जिससे हम जीवन को संचालित करते हैं, जिससे हम तय करते हैं कि हमारा राष्ट्र किस प्रकार का होगा। हुँ, हुँ। क्या वो तानाशाही होगा, हुँ, हुँ। क्या वो लोकतंत्र होगा, बिल्कुल। या कोई अन्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत होगा। अगर ये लोकतांत्रिक है तो कैसे लोग चुने जाएंगे। बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं जो हुँ, हुँ। संविधान प्रदत्त हैं। तो बिल्कुल। संविधान की समझ के लिए आम आदमी में इस तरह की, या खास आदमी जैसा मैं कह रहा हूं, हुँ, हुँ। खास आदमियों के लिए, प्रत्येक खास आदमी के लिए ये बात संविधान के प्रति जागरूकता की जरूरत है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि संवैधानिक मूल्यों को जिस तरह से ह्रास करने का प्रयास हुआ है विभिन्न शक्तियों द्वारा, हुँ, हुँ। उसलिए जरूरी है कि हम संविधान को समझें। आमतौर पे आम नागरिक की समझ एक कानूनी किताब के रूप में आता है, जिससे अलग हुँ, हुँ। संविधान का मूल्य आधारित जो संकल्पना है, हुँ, हुँ। उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि अभी लोगों के लिए संविधान, अधिकतर लोगों के लिए एक सिर्फ़ कानूनी दस्तावेज़ है। अगर वो उसके मूल्यों को अपनाएँगे, समझेंगे, तो वो जीवन का एक मार्गदर्शक भी बन सकता है और हमें बनाना भी चाहिए, ये कर्तव्य भी होता है हमारा। बिल्कुल। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा है जिससे आपको गरिमा, समता, न्याय या बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझ में आया हो कि जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? कोई भी एक घटना या कुछ ऐसा अनुभव जिसका आप ज़िक्र करना चाहें? देखिए, सीधे सीधे संविधान से न भी जुड़ा हो, हुँ, हुँ। लेकिन आम जीवन में हुँ, हुँ। हमारे ऐसे अनुभव सिर्फ मेरे नहीं सभी के होंगे, जहां उन्होंने मनुष्य की गरिमा, मनुष्य में समता आदि मूल्यों को स्थापित करने के लिए संवैधानिक मूल्यों का तात्पर्य हमको समझ में आता है।
जी। मेरे जीवन में ऐसे बहुतेरे घटनाएं हैं, हम्म। क्योंकि मैं आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहा हूँ, हम्म। छोटे छोटे शहरों में रहा हूँ अपने सेवा काल में। हम्म। तो मैंने देखा है कि कई बार जब गरिमा खंडित होती है, उदाहरण के लिए जाति प्रथा हम्म। का जो प्रभाव समाज में होता है, उसको मैंने दो तरीके से देखा। उसका दुरुपयोग होते भी देखा है और उसका सदुपयोग भी होते देखा है। जी। तो मैंने जो सदुपयोग होते देखा है, उसमें हमने देखा है कि किसी को अगर जानबूझकर उसके हक से हटाया जाए और वो अगर सही सही हम्म। संविधान का सहारा लेते हुए उसने कार्यवाही की है, तो उस पर कार्यवाही हुई है। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने बच्चों के बीच काम करते हुए, स्कूली बच्चों के बीच, चूंकि मैं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ था, मैंने देखा कि किस तरह से सभी बच्चों में, बच्चियों में एक समता का बोध उत्पन्न हुआ। छोटी सी चीज है साइकिल, अब उसमें हो सकता है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हो उसके वितरण में, खरीदी में, वो एक गुजर बात है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब साइकिल दी गई तो बच्चियां जब साइकिलों पे स्कूल आने लगी तो पूरा दृश्य उस ग्रामीण क्षेत्र का बदल गया। बिल्कुल। लोग इंतजार करते रहे, लोग देखते रहे, और वो बड़ा आनंददायक होता था। जब गणवेश वितरण हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से सारे लोग एक जैसे उस पे आ गए। पुस्तकें जब निशुल्क दी गई तो एक ही तरह की पुस्तकें पढ़ के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। ये दीगर बात है कि उस पुस्तक में क्या है, उस पुस्तक में किस तरह की चीजें होती है, ये शिक्षाविदों का मामला है, और शिक्षाविद कई बार कई तरीके से उसको व्याख्या करते हैं। धुरी शिक्षक होता है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे जहां आप संवैधानिक मूल्यों को स्थापित होते, आगे बढ़ते देखेंगे। बिल्कुल। संविधान के वैसे तो सभी मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पर संविधान के जो मूल्य हैं, गरिमा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता और भी हैं, इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है? ये बोलना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सभी मूल्य सभी मूल्य का अपना बहुत एक अलग महत्वपूर्ण है। महत्व। इसमें बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसको बताना थोड़ा मुश्किल काम है। जी जी जी। फिर भी अगर इसमें से चुनने को मिले हाँ तो हाँ। मैं कहूंगा कि समता का जो मूल्य है जी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समता अगर समाज में रहेगी जी जी। तो गरिमा स्वयमेव पैदा हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। बंधुत्व भी उसी से पैदा हो जाएगा। जी जी। स्वतंत्रता का बोध भी, चूंकि वो गरिमा से जुड़ा हुआ ही एक मूल्य है, जी तो स्वतंत्रता का मूल्य भी तभी संभव होगा समाज में यदि समाज में समता है। यहां एक थोड़ा सा सवाल उठता है कि समता का प्रयोग लोग किस तरह से कर रहे हैं। जी क्या समता का नाम लेके प्रयोग कर रहे हैं, जी जी। या समता को परिस्थिति जन्य स्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक बहुत पुराना वो था कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए पैरों से अक्षम है और उसको, बोले सब तो समान है, उसको अगर खड़ा कर दिया, जिनके दोनों पैर सही सलामत है उनके साथ दौड़ने में, तो स्वाभाविक है कि वो जिसके पैरों से जो थोड़ा सा अक्षम है वो सफल नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन समता में सब बराबर, इस तरह की बात नहीं चलती है। जी जी। हाथी को आप पहाड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते, जी। और बंदर की तुलना हाथी से नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अलग अलग चीजें हैं। तो देखना यह है कि समता को हम समझते कैसे हैं। बिल्कुल। अगर समता को हम गलत समझेंगे तो समता का एक होगा सब धान एक पसेरी नहीं होता। समता का मतलब, बिल्कुल, समता का मतलब होता है कि
सामाजिक स्थितियों में जो पिछड़ा है, जो शोषित है, उस पिछड़े और शोषित को जो ऊपरी तबका है समाज का, वहां तक ले आना, जी, ये है समता का मूल्य। और वो मूल्य अगर स्थापित हो जाए तो गरिमा, स्वतंत्रता और बंधुत्व आदि मूल्य भी स्थापित होते। यहां पर थोड़ा स्वतंत्रता पर बात करनी चाहिए कि ये चूंकि आज के समय में ये सबसे ज्यादा संकट में आया हुआ मूल्य है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यहां भी एक बात है, किसी ने कहा था कि मैं छड़ी घुमाता चलूंगा, तो ये तो मेरी स्वतंत्रता है। तो दूसरे ने ये कहा कि जहां से तुम्हारी स्वतंत्रता चलेगी, तुमको स्वतंत्रता, छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है तो है, लेकिन वो अगर मेरी नाक तक आ जाएगी तो वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं रहेगी। बिल्कुल। जहां तक मेरी नाक ना आए, मेरा शरीर ना आए, वहां तक तुम्हारी स्वतंत्रता जायज है। बिल्कुल जी। तो आपके अनुसार समाज में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो संवैधानिक मूल्यों को मजबूत भी कर रही हैं, और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं या प्रवृत्तियां हैं जो संवैधानिक मूल्यों को समाज में कमजोर भी कर रही हैं? देखिए, हमारे संविधान का यदि प्राकथन पढ़े, प्रियम्बल पढ़े आप, जी, तो उसमें किस तरह के राष्ट्र की कल्पना हमने की है, किस तरह की है? संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदि मूल्य उसमें समाहित हैं। बिल्कुल, जी जी। इसमें हम संप्रभु है, यानी हम पर किसी दूसरे राष्ट्र का की छड़ी नहीं चलेगी, हम किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। बिल्कुल। हमारा एक अपना अस्तित्व है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी जीवन शैली है, आदि आदि। ये सब हम अपने आप को मानते हैं। दूसरा ये है कि संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता को ही लिखा गया है संविधान में पंथ निरपेक्षता, लेकिन पंथ निरपेक्षता अक्सर मिसलीडिंग होता है। इसलिए होता है कि हम धार्मिक बने रहना चाहते हैं, लेकिन कौन सा धर्म? जैसे ही धर्म बोलते हैं हम समाज में या कहीं भी, तो धर्म का मतलब ही होता है संगठित धर्म। आज की स्थिति में धर्म का मतलब ये नहीं है कि जैसे पानी का धर्म है, नीचे की ओर बहता है, धुआं का धर्म है, वो ऊपर की तरफ चलता है। हाँ, तो ये धारयते इति धर्म, जो मेरा धर्म है, तो वो तो धर्म का अर्थ नहीं बताया जाता। धर्म का जो सामाजिक जीवन में जो रूप बना है, वो एक संगठित धर्म का। अब ये संगठित धर्म क्या है? हर एक धर्म का अपना एक संगठित क्लर्जी या पुजारी समूह है, वही पूजा करेगा। बिल्कुल। चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो मौलवी साहब हो, चाहे वो ग्रंथी साहब हो, चाहे वो पादरी साहब हो, वही करेगा। दूसरा, प्रत्येक धर्म का अपने कुछ नियम उन्होंने तय कर रखे हैं। उपासना स्थल बना है, सबके उपासना स्थल अलग अलग है। एक के उपासना स्थल में दूसरा नहीं जा सकता। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, वगैरह वगैरह। एक नहीं जा सकेगा, जाएगा तो उसको वही करना पड़ेगा जो दूसरा कर रहा है, जो वहां के लोग कर रहे हैं। वो अपने मन से वहां खड़े होकर ऐसे नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर का प्रणाम करता हूं, ये नहीं कह सकता। बिल्कुल। उसको अपने तरीके से कर्मकांड करने पड़ेंगे, जो कर्मकांड वहां चलते हैं। तीसरा है धर्म ग्रंथ। भले ही उस धर्म ग्रंथ को लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन लोग धर्म के नाम पर, उस धर्म ग्रंथ के अपमान के नाम पर लोगों का कत्लेआम करते आ रहे हैं बरसों से, सदियों से।
हम्म, तो धर्म का ये जो संगठित रूप है वही हमारे जीवन में, शादी कौन कराएगा? पंडित जी कराएंगे। शादी कैसे कराएंगे? वो पंडित जी कराएंगे, मौलवी जी कराएंगे, पादरी साहब कराएंगे। आप रजिस्ट्री मैरिज कराने जाए तो अरे वो गड़बड़ है, इस तरह की बातें समाज में होती हैं। हम्म, तो धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता कह देने से बात बनती नहीं है। उसको मालूम नहीं क्यों धर्मनिरपेक्षता, ये जो बहस चली और बहस में उसको पंथ निरपेक्ष ही माना गया। संविधान में पंथ निरपेक्ष ही लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं मानता हूं उसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मूल्य है समाजवाद। अब समाजवाद का क्या मतलब? इसके खिलाफ लोग बहुत बोल रहे हैं आजकल। समाजवाद केवल एक आर्थिक दर्शन नहीं है या आर्थिक विश्लेषण नहीं है समाज का। समाजवाद पूरा एक चिंतन शैली के साथ साथ व्यवहारिक शैली भी है, व्यवहारिक कार्य है, जिसके तहत देश को, ये देश में ऐसा किया जाता है कि कोई बेरोजगार न रहे, यानी सबको काम, सबके सारे हाथों को काम मिले, सब पेट को रोटी मिले, और उसके लिए उसको अतिरिक्त प्रयास ना करना पड़े। साधारण श्रम से, अपने श्रम से जितनी उसकी क्षमता है उस श्रम से काम करने पर उसको इतना मूलभूत सुविधाएं मिले जिससे वो जीवन जी सके। समाजवाद का मतलब ये नहीं होता कि एक तानाशाह बैठ जाएगा और वो तय करेगा कि ऐसे चलना है, इधर से चलना है, उधर से चलना है। ये नहीं होता समाजवाद का मान। और अगर ये समाजवाद नहीं है तो ये पूरे मुल्क, सारे मुल्कों की बात मैं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, तो अगर समाजवाद नहीं है तो साम्राज्यवाद बढ़ेगा, दूसरे देशों पर हमला करने की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। अपने ही देश में कुछ लोग तो अरबपति होते जाएंगे और कुछ लोग अपने घर बार को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए संवैधानिक शर्त के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि इस तरह के एक राष्ट्र को बनाने के लिए हम आगे बढ़ें और उसके लिए एक सही राजनीतिक दल, एक सही राजनीतिक लोगों का दल बने और वो सत्ता में आए। नहीं तो सत्ता के खेल पूरे विश्व भर में हमने देखा है कि किस तरह से लोकतांत्रिक है हमारा देश, तो लोकतंत्र को भ्रष्ट होते हुए, नष्ट होते हुए हम सब ने देखा है। कई उदाहरण है, बिल्कुल कई उदाहरण है, पूरे विश्व में उदाहरण है जी। स्त्रियों को, दलितों को, चाहे वो कृष्ण वर्ण के दलित हो या हमारे देश के श्रम आधारित दलित हो, सबकी स्थिति एक जैसी होती है। सब शोषित होते हैं, को दबाया जाता है, उनका दमन किया जाता है। तो इन सब से मुक्ति का राह हमें चुनना है, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को चुनना है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे समाज में हमारे आसपास के लोग जैसे कि अपने कर्तव्यों के, अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, वैसे तो अधिकारों के लिए भी उतने जागरूक नहीं है जितने होना चाहिए, पर जितने भी जागरूक हैं, क्या उतने ही कर्तव्यों के लिए भी जागरूक हैं? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये एक शगुफा कुछ दिनों पहले, ये 2-3 दशक पहले छोड़ा गया था जी कि लोग अब अधिकार मांगते, कर्तव्य नहीं करते। जी। ये एक बहुत ही गड़बड़ समझ से उत्पन्न हुई है। हर व्यक्ति अपने अधिकार जानता है, बिल्कुल। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि मेरे अधिकार क्या है, मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए, मैं कितना अपने कार्यों के प्रति अनुशासित रूप से कार्य कर सकता हूं, अपनी अपनी जगह, अपने अपने तरीके से। और ये कह देना कि नहीं, वो तो कर्तव्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं। सबसे बड़ा तो कर्तव्य की जानकारी क्या हमारे देश के जो उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, सत्तासीन लोग हैं, वो जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है। आम जनता से आप कर्तव्य पूछ रहे हैं, वो जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है।
उनका कर्तव्य ये है क्या पुलिस भेज के लाठियां भजाओ? उनका कर्तव्य ये है कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो बिना उसको उस पर कोई वारंट जारी किए, उस पर कोई आरोप तय किए, उसको महीनों महीनों जेल में रख दो? बिल्कुल। हाँ, या ऐसे ये कई उदाहरण रोज ही समाचार में देखते वो हैं रोज अपन। है। बिल्कुल, हाँ। और आज से नहीं, कई सालों से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, ये मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये कर्तव्यों के बारे में तो उनको बताना चाहिए, जो क्लरिकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल। उनको बताना चाहिए कि तुम्हारा हाँ, कर्तव्य क्या है। बिल्कुल इधर से बिल्कुल। आपको 5-10 किलोमीटर जाना होता है तो आप टोयोटो इनोवा पे जाते हो, उसके नीचे नहीं जाते, और दूसरे कर्मचारियों को कहते हैं बस में धक्के खाते आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पहले ये कर्तव्य का बोध कराना चाहिए कि तुम हो क्या। बिल्कुल। भ्रष्टाचार चरम पे है तो उनको कर्तव्य दिखाने बताने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। हर आदमी को कर्तव्य नहीं आता, ये बात गलत है। बिल्कुल गलत है, सही बात है जी। तो आम आदमी जिसको संविधान जिसने नहीं पढ़ा हुआ है, वो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों को उतारना चाहे तो वो किस तरह शुरुआत कर सकता है? सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की है, राष्ट्र की है कि वो संवैधानिक मूल्यों को पाठ्य पुस्तकों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए उसको स्थापित करिए। बिल्कुल। संवैधानिक मूल्य कोई कर्मकांड नहीं है कि तिरंगा झंडा जूते पहनकर करेंगे कि जूते उतार कर करेंगे। बिल्कुल। ये कोई कर्मकांड है। और फिर किस तरह से उसकी तिरंगा झंडा या जो भी हो, जो शासकीय या राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके सामने खड़े होकर सैल्यूट करने से थोड़ी ना काम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए जरूरी है कि मूल्य कौन कौन से हैं, जैसे गरिमा का है, समता का है, स्वतंत्रता का है। इन मूल्यों पर लगातार संवाद होना चाहिए और राष्ट्र की तरफ से ऐसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके पीछे राष्ट्र को खड़ा होना है। और राष्ट्र ही अगर उन मूल्यों के खिलाफ हो जाए तो बड़ा संकट है, जो अभी हो रहा है। राष्ट्र ही उन मूल्यों के खिलाफ खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या है और संवैधानिक मूल्य उनको किस तरह मार्गदर्शित कर सकते हैं? आज के युवा के सामने मैं क्या बताऊं, मैं तो युवा हूं नहीं। युवा के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है उसकी अनुशासनहीनता जी, उसकी विचारहीनता, उसकी चिंतनहीनता। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जी जी। व्हाट्सएप में जो आ गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट का पीएचडी डॉक्टरेट हो गए, उसी को सही मान के, और उसी को सही मानना, कभी तथ्यों को पलट कर नहीं देखना कि ये सही है कि गलत है। और ये सिर्फ युवा नहीं, मेरे जैसे उम्र के लोग भी यही कर रहे हैं। लेकिन युवाओं में चूंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर से एआई तो इस तरह से लगता है कि पूरे साहित्य को, पूरे जीवन के जो बड़े मूल्य हैं, उच्चतर मूल्य हैं, उनको ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल। आप कहते हैं कि किसी कवि की 10 कविताएं उसको दे दीजिए, वो 11वीं कविता लिख देता है। बिल्कुल। लेकिन वो कैसा होगा? वो तो तकनीक कभी मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकता है। बिल्कुल। तकनीक उतना ही ले सकता है जितना उसको फीड किया जाएगा। हाँ। अगर उसमें फीड नहीं है तो वो नहीं बताएगा। बिल्कुल। वो खुद थोड़ी कविता लिख सकता है, तो उस तरह का डिजाइन बना देगा। लेकिन वो खुद नया डिजाइन नहीं बना सकता। बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी कोशिश की, तकनीक के इस्तेमाल से पेंटिंग करेंगे, तकनीक के इस्तेमाल से
बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। फिल्मों में तो हाँ, हाँ। खासतौर थिएटर तक में लोगों ने इसकी कोशिश की, बिल्कुल। लेकिन अंततः वो अभिनेता के बिना, नहीं हो पाता है संभव, बिल्कुल। निर्देशक के बिना हुँ, अच्छा नाटक, अच्छी फिल्में, हुँ, अच्छी कहानियां, अच्छी हुँ, कविताएं नहीं लिखी जा सकती, यहां तक कि शोध नहीं किया जा सकता बिल्कुल। जब तक उसमें मानव मस्तिष्क ना इन्वॉल्व हो, न इन्वॉल्व। बिल्कुल। तो मतलब एआई का और तकनीक का कितना उपयोग करना है, इसका एक सीमित दायरे की समझ भी हमको बनाना पड़ेगी, युवाओं को भी उसको लेके समझ के चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास जैसे वॉइस के द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है, तो छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी समाज में किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं? इस तरह का कोई अगर उदाहरण आपके जीवन में अभी तक कुछ रहा हो? देखिए, ऐसा है कि छोटे छोटे प्रयास तो होते हैं, जी। व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, जी, जी। लेकिन स्वयं प्रकाश की एक कहानी है जिसमें एक बहुत संजीदे व्यक्ति का बयान है, जो जीवन से अन्याय के खिलाफ, हुँ, हुँ। जिसने हमेशा एक गजब का स्टैंड लिया, हुँ, हुँ। कभी समझौते नहीं किए, हुँ, हुँ। और उसके सारे संघर्षों को उन्होंने वर्णन किया। वर्णन क्या किया, बहुत सारे मानसिक उस उद्वेलन के साथ साथ उसको लिखा, जी। और लिखने के बाद उनकी मृत्यु के बाद लोग कहते रहे कि ये आदमी बहुत अच्छा आदमी था भाई, कभी किसी से समझौता नहीं किया, जितना बन सका लोगों की मदद की। जी। तो उनमें से एक कहता है कि लेकिन इसने अपने तरह के दूसरे लोग नहीं ढूंढे, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। इसलिए वो समाज में असफल हो गया। हुँ, हुँ। तो क्या है कि वही आता है कि अपने तरह के लोग मिल जाएंगे, जैसा वो सोच रहे हैं वैसे मिल करके अगर कार्य करेंगे, तो फिर तो व्यक्तिगत प्रयास कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। अन्यथा तो व्यक्तिगत प्रयास अंततः जाके छोटे छोटे सुधारों में खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रोफ़ेसर के रूप में आपको क्या लगता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक मूल्यों को किस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो संवैधानिक मूल्यों को सीधे सीधे नहीं पढ़ाया जा सकता जी। कि ये संवैधानिक मूल्य है, हुँ, हुँ। क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जी। तो आपको संवैधानिक मूल्य अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में, जैसे आप भाषा पढ़ाते हैं, हुँ, हुँ। उसमें एक पाठ हो सकता है, हुँ, हुँ। या बहुतेरे पाठ हो सकते हैं, जैसा आपने कई जगह पूछा उदाहरण, हुँ, हुँ। तो वैसे उदाहरण देते हुए सोदाहरण, हुँ, हुँ। कहानियां, आलेख बिल्कुल। आदि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए, हुँ, हुँ। ताकि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में, हुँ, हुँ। छात्र विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मूल्य क्या है। हमेशा जरूरी नहीं कि ये बताना पड़े कि प्रेम एक बिल्कुल। मूल्य है। हाँ, हाँ। जब तक उसके सामने उदाहरण होगा कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। हुँ, हुँ। हम सबके अंदर एक राक्षस भी होता है, एक देवता भी होता है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। देवता को जब तक अपन ऊपर नहीं करेंगे तो राक्षस तो ऊपर हुँ, हुँ। हो ही जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए ये है कि किस तरह से जाएगा। हुँ, हुँ। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, हुँ, हुँ। तो समाज विज्ञान के हुँ, हुँ। पाठ्य पुस्तकों में, अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में, यहां तक कि भूगोल में भी आप बता सकते हैं। हुँ, हुँ। अब देखिए, पूरे हिंदुस्तान का भूगोल इतना व्यापक है और विभिन्न टोपोग्राफिकल उसके और क्लाइमेट उसके अलग अलग हैं, हुँ, हुँ। कि अलग अलग जगह का रहन सहन अलग है, हुँ, हुँ। खान पान अलग है, हुँ, हुँ। बोल चाल अलग है। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीजों को समझें, हुँ, हुँ। उसको उसको कमतर ना किया जाए समाज में, कि ये फलाना ये खाता है हुँ, तो हुँ। उसको अलग, फलाना ये नहीं खाता है तो वो अलग, बिल्कुल। हाँ, हाँ। फलाना इस तरह से बैठता है हुँ, हुँ। तो वो भारतीय नहीं है, हुँ, हुँ। फलाना ये पोशाक पहनता है, हुँ, हुँ। फलाना टीका नहीं लगाता, हाँ, हाँ। फलाना टोपी नहीं लगाता, फलाना दाढ़ी नहीं हुँ, रखता। हुँ। ये सब उस जो तरह है, से जज हाँ। इस तरह की चीजें जो हैं,
इससे नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल। इसको लेकिन स्थापित करने की बराबर कोशिश की जा रही है, तथ्यों को विकृत करने की कोशिश की जा रही है और लोगों के दिमाग में ज़हर इस तरह से, नफ़रत का ज़हर इस तरह से भर दिया गया है कि उससे लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं। अब प्रेम की लहर पैदा करने के लिए जो ज़हर भरा गया है, नफ़रत की ज़हर की जगह प्रेम का लहर पैदा करने के लिए एक लंबा रास्ता इस देश को, इस राष्ट्र को चलना होगा ताकि लोग प्रेम कर सके एक दूसरे से, और कुछ ना करें, प्रेम तो करें। इसलिए तो किसी से घृणा ना करें कि ये क्या खा रहा है, ये कैसे बैठ रहा है, ये दक्षिण की तरफ सर रख के सो रहा है कि उत्तर की तरफ सर रख के सो रहा है, और उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस ढूंढ के लाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास के खिलाफ, वैज्ञानिक चेतना के लिए शिक्षा व्यवस्था को काम करना चाहिए। ऐसे शोधों को बढ़ावा देना चाहिए जो वास्तव में जरूरत है, मानव इतिहास को जरूरत है। बिल्कुल। विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में। अब क्या शोध होते, परसाई जी ने एक बार, परसाई जी ने लिखा, शोध के विषय देता हूं मैं, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के अलंकारों का साहित्य, तुलसीदास के साहित्य में प्रयुक्त अलंकारों का तुलनात्मक अध्ययन, इस तरह के उटपटांग विषयों में भी रिसर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती लोगों को, कुछ तो भी लिख दो। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन एक ने किया है, उनसे मैंने पूछा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं रविंद्रनाथ की, तो उसने एक भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा। नहीं, वो तो किताबों से हो जाता ना, जो रविन्द्रनाथ पर लिखी हुई किताब है। एक ने मॉन्टेसरी की किताब पर लिखी, तो मैंने पूछ लिया उनसे, मॉन्टेसरी की कौन सी किताब? अरे वो तो आप प्योर फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, हम तो अप्लाइड फिलॉसफी वाले हैं। मॉन्टेसरी को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉन्टेसरी पर रिसर्च करने की। उत्तर दे रहा है एक पीएचडी स्कॉलर। तो पीएचडी जैसी डिग्रियां आज प्रश्नांकित की जाती हैं, मास्टर्स की डिग्री आज प्रश्नांकित होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि शिक्षा व्यवस्था में ये सारी चीजें होंगी, तब तो संवैधानिक मूल्य स्थापित होगा कि आपकी पाठ्यचर्या कैसी है, आपका पाठ्यक्रम कैसा है, आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसी है, आपका शिक्षक कैसा है। बिल्कुल। शिक्षक अगर घोर सांप्रदायिक होगा तो वो सांप्रदायिक बातें करेगा। हाँ, बिल्कुल। और शिक्षक अगर लोकतांत्रिक समतावादी होगा तो वो बच्चों में दूसरी चीजें चलेगा, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, सब चीजों से शिक्षक, और ये सारी उसकी धुरी हैं, बिल्कुल, जिससे ये सारे मूल्य स्थापित होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चूंकि बतौर प्रोफेसर आपने युवाओं की समझ बनते हुए भी देखा है, उसको विकसित होते हुए भी देखा है, तो फिर जब वो युवा बड़े हो गए तो नौकरी पेशे में चले गए, उसके बाद भी आपसे मिलते जुलते रहे हैं, तो आपके अनुभव में युवाओं के व्यक्तिगत निर्माण में संविधान और उसके मूल्यों की क्या भूमिका रही है? सीधे सीधे देखिए, इस तरह से तो कहा नहीं जा सकता संवैधानिक मूल्य उसमें आ गए। बिल्कुल। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा कि वो भ्रष्ट होने से पहले, भ्रष्ट भी हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर गए तो भ्रष्ट भी हुए हैं, भ्रष्ट होने से पहले वो व्याकुल हो जाते हैं। अच्छा। फोन करते हैं, जी मैं तो बाध्य हूं। हाँ। आजकल बाध्य करती है सिस्टम। मैंने कई शिक्षकों को देखा है जो बाद में मेरी तरह शिक्षक बने, कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया एज टीचर्स। स्कूलों में गए तो स्कूलों की उन्नति में उन्होंने बहुत काम किया, जहां रहे वहां अच्छे से काम किया। ऐसे भी उदाहरण हैं, और ऐसे भी उदाहरण हैं जो बिखर गए, जो जिसको कहते हैं ना लाइन से बाहर चले जाना, वैसे भी है। और ये सिस्टम ऐसा हमारा बन गया, हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों को लाइन से, पटरी से उतारने के लिए पूरे के पूरे लगे हुए हैं लोग। जी। क्या हुआ है कि हमारा खान पान, जो ठप्पा लगा हुआ खान पान ऐसा बदला है, कुछ तो
जो साम्राज्यवादी मुल्क हैं उन्होंने हमारे भोजन अभ्यास को बदला है। बिल्कुल। मतलब लोगों ने ऐसी चीजें खाना शुरू कर दी जो कहीं से भी उनके स्वास्थ्य को, उनके मानसिकता को दुरुस्त रखे। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये देखता हूं कि टाइमिंग नहीं है कोई काम करने का। जी जी। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में लोग गए हैं, तो वो जब उनके यहाँ सुबह होगी तब यहाँ काम होगा। बिल्कुल। अब वो तो बड़े मजे से सुबह हो गई है और ये रात भर जाग रहा है, तो उसके स्वास्थ्य का क्या होगा? बिल्कुल। और हम लोग बड़े उसका वो समर्थन करते, नहीं नहीं हमारा बेटे को तो इतना पैकेज मिला, हमारे बेटे को तो उतना पैकेज मिला। बिल्कुल। लेकिन ये नष्ट कर रही है पूरे पीढ़ी को। इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल। इसके खिलाफ, लेकिन ना वो यूथ संगठित होता है और उनको तो काम ही है पूरे के पूरे पीढ़ी को नष्ट करना, नशे का आदी बनाना। ये जो भोजन, मान लीजिए वो दूसरे नशे नहीं भी करता है, रात जागता है, दिन में सोता है और खूब दुनिया भर की अंट संट खाता है, तो वो तो नष्ट हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैगोर ने एक बार, टैगोर बोल रहा हूँ, विवेकानंद ने एक बार कहा था कि गीता पढ़ने से बेहतर है कि तुम 2 घंटे फुटबॉल खेल के आओ। बिल्कुल। उसके पीछे एक लॉजिक था और बहुत एक बेहतर समझ थी उन्होंने। बिल्कुल तो विवेकानंद ऐसे ही नहीं बोले थे। जी 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 बिल्कुल। यदि आपको भारत की शिक्षा नीति में एक ऐसा परिवर्तन सुझाने के अवसर मिले, एक या कई मतलब परिवर्तन आपको सुझाने के अवसर मिले जो संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करते हैं, तो शिक्षा नीति में किस तरह का बदलाव आप चाहेंगे, जो होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं उसके अनुभव के अनुसार? भारत तो शिक्षा नीति की प्रयोगशाला है जी। हालांकि हर 5 साल में जरूरी होता है कि हम शिक्षा नीति को, पाठ्य पुस्तकों को, पाठ्यचर्या को, पाठ्यक्रम का एक बार समीक्षात्मक वो कर लें। जी जी। अध्ययन कर लें। बिल्कुल। हाँ। कहीं मार्क्स ने लिखा है, संभवतः गोथा कार्यक्रम की समीक्षा में, कि शिक्षा में न चर्च को न राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षक को इतनी स्वायत्तता दो और इतना सक्षम बनाओ कि वो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अपनी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाए। यहाँ एक लोगों को सूझा कि सारे स्कूलों में कंप्यूटर लगा दो, तो लगा दिया कंप्यूटर। बिल्कुल। अब पता चला कि मैं जिस स्कूल में गया देखने के लिए, वहां उस दिन बिजली नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर की क्या काम का? बिल्कुल। कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर नहीं। आपने शिक्षा नीति में तय कर लिया कि हर स्कूल में गायन, चित्रकला और थिएटर की पढ़ाई होगी, लेकिन उसी लिए नियुक्ति नहीं करेंगे हम। वही टीचर जो है वही पढ़ाएंगे। तो वो क्या पढ़ाएंगे? अगर मैं गाने लगूंगा, मैं सब कुछ करने लगूंगा, एक ही टीचर सब कुछ करने लगेगा, तो कहां से वो लागू होगा? बिल्कुल। तो एक शिक्षकीय शालाएं, हमेशा 2 शिक्षकीय शाला तो कम से कम होनी चाहिए। प्राइमरी कम से कम 2 शिक्षकीय शाला होने चाहिए, और मिडिल स्कूल कम से कम 3 शिक्षकीय शाला होनी चाहिए, और 9वीं 10वीं से विषयवार शिक्षक होना चाहिए। अच्छा। पता चला कि हिंदी का व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कैसी अंग्रेजी पढ़ाएगा? बिल्कुल। यहां तक कि एक कॉलेज को मैं जानता हूं जहां एक व्यक्ति अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, उनका नाम जाता था अंग्रेजी के प्रोफेसर। तो मैंने तहकीकात की, तो मैंने देखा कि इनकी तो अपॉइंटमेंट हिंदी के प्रोफेसर के रूप में हुई है, अंग्रेजी का प्रोफेसर कैसे बन गया? जी। तो पता चलने उनने अंग्रेजी में भी एमए कर ली। अच्छा। तो क्योंकि वो पद खाली था, तो उस पर डटे बैठे रहना है हमको। तो ये जो इस तरह की जो गोलमाल है, इससे बचाना है। बिल्कुल। शिक्षा नीति को इस तरह से होना चाहिए। शिक्षा नीति को तो अभी जो तथाकथित नई शिक्षा नीति आई है, उसको पढ़कर कुछ समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहते हैं।
उसकी मनमानी व्याख्याएं हो सकती हैं, और व्याख्याएं हो रही हैं जी। मनमानी व्याख्या करके। उस बल्कि सबसे अच्छा जो स्कूलों के लिए जो बना था वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लोग भूल गए हैं। कोठारी जी। कमीशन ने जो सिफारिशें की थी वो लागू नहीं हुई, सारी लागू नहीं हुई, कुछ तो लागू हुई, कुछ लागू नहीं हुई। लेकिन कोठारी कमीशन के बाद नई शिक्षा नीति राजीव गांधी के जमाने में आई, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी शिक्षा नीतियां बनी। अभी की शिक्षा नीति तो कहीं वो 64 पेज की है, कहीं 110 की है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। वो क्या करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आता उसको पढ़ के। एक तो पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि उसको पढ़ने का ये लगता है कि कोई अपसर्ड वो पढ़ रहे हैं, अपसर्ड नाटक की या अपसर्ड उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। कहीं कुछ कहते कहीं कुछ कहते हैं। तो शिक्षा नीति को तो सबसे पहले देश के स्थितियों पर, अलग अलग राज्यों पर, क्योंकि उसको शिक्षा को हमेशा संविधान ने ही कंकरेंट लिस्ट में रखा है, यानी राज्य और केंद्र दोनों को मिला करके रखा है। क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके मध्य प्रदेश में तमिलनाडु की शिक्षा नीति में क्या पढ़ाया जाएगा कैसे तय कर सकता हूँ कि कौन, किसी कविता रखी जाएगी, किसी कविता नहीं रखी जाएगी। मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? बिल्कुल, वो तो तमिलनाडु तय करेगा ना, उसको कुछ पता ही नहीं, मुझे आती ही नहीं तमिल कैसे बोला जाता है। बिल्कुल, मैंने तमिल साहित्य नहीं पढ़ा। बिल्कुल। लेकिन अभी ये प्रयास किया जा रहा है सब केंद्रीकृत होगा, जो हम बता देंगे वही होना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत गलत तरीका है। जो पहले कंकरेंट लिस्ट के अनुसार सब मिलकर के एक वो बनता था, नीति बनती थी, उसको पुनः लागू किया जाना चाहिए। और इस तरह के खेल नहीं करना चाहिए शिक्षा के साथ। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि राज्य का, धर्म का, यानी चर्च का कहा था, लेकिन राज्य का और धर्म का कोई भी हस्तक्षेप शिक्षा में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप हमारे श्रोताओं को, विशेषकर युवाओं को, अंत में क्या एक प्रेरक संदेश आप देना चाहेंगे? क्या कहा जाए? उठो, जागो, चिंतन करो, मनन करो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो जी। गलत चीजों को हटाओ, सही चीजों को स्थापित करो, यही मैं कह सकता हूँ जी। धन्यवाद, आपने जी हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं नए सवालों के साथ बहुत जल्द ही आपसे दोबारा साक्षात्कार करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।